हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ेंगे। साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और न्यूमेरिकल्स भी हम देखने वाले हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए तो जो सीईटी के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने में भी हमें काफ़ी हेल्प होने वाली है। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो देखिए, मान लो स्पेस में मेरे पास कोई एक चार्ज है, तो यहाँ पर मैं एक चार्ज ड्रॉ कर लेता हूँ, से इट इज़ कैपिटल क्यू। इसके सराउंडिंग में जो रीजन होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इस चार्ज के सराउंडिंग में ऐसा मैं एक रीजन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इन रियलिटी ऐसे कुछ होता नहीं है, बट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको शेडेड फॉर्म में कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो रीजन है, दिस रीजन सराउंडिंग द चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी खासियत क्या होती है? तो अगर कोई दूसरा चार्ज या चार्ज ऑब्जेक्ट इस रीजन में मैं कहीं ला लूँ तो उस चार्ज ऑब्जेक्ट पे या जो दूसरा चार्ज है उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है, कूलम्स का फोर्स। अब ये जो फोर्स एक्सर्ट होगा ये दो टाइप का हो सकता है, आइदर इट कैन बी अट्रैक्टिव और इट कैन बी रिपल्सिव। तो समझते हैं थोड़ा सा। मान लो मैंने एक दूसरा चार्ज उठाया और इस पर्टिकुलर कैपिटल क्यू चार्ज से थोड़ी सी दूरी पर उसे लाकर रखा। ये जो चार्ज मैंने लाया है इसे मैं नाम दे रहा हूँ क्यू नॉट, और इसका मैग्नीट्यूड हम कंसिडर कर रहे हैं 1 कूलम। अब देखो, जैसे ही ये क्यू नॉट वाला चार्ज इस रीजन में आया, अगर कैपिटल क्यू चार्ज और स्मॉल क्यू चार्ज इनके बीच का डिस्टेंस मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करूं, दिस डिस्टेंस इज गिवन बाय स्मॉल आर, तो देयर विल बी अ कूलम फोर्स इन बिटवीन द टू चार्ज। क्या होता है वो कूलम फोर्स? हम जानते हैं F इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, ये जो क्यू नॉट है जिसे हमने 1 कूलम का लिखा है, इसे हम पॉजिटिव इमेजिन कर रहे हैं। कैसे इमेजिन कर रहे हैं? पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, अगर ये पॉजिटिव क्यू नॉट रिपेल हो गया, किसके कारण? कैपिटल क्यू चार्ज के कारण, तो हम कहेंगे भैया कैपिटल क्यू कैसा है? पॉजिटिव है, और उसके सराउंडिंग में जो रीजन है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही अगर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज अट्रैक्ट हो जाता टुवर्ड्स कैपिटल क्यू चार्ज, तो हम कहते हैं कैपिटल क्यू चार्ज क्या है? निगेटिव है, और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कैसी होनी चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी आता है जब चार्जेस के ऊपर के चार्जेस जो होते हैं वो अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं, और फोर्स ऑफ रिपल्शन तब आता है जब दोनों ही चार्जेस जो होंगे वो लाइक नेचर के होंगे। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को जब स्टडी करोगे आप, तो पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज हम यूज करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम होता है, और इसे हम कहते हैं भैया टेस्ट चार्ज। क्या नाम देते हैं? दिस इज माय टेस्ट चार्ज। और जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं भैया? सोर्स चार्ज। आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा हो। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई लिमिट फिक्स नहीं होती, मतलब ये इन्फिनिटी तक हो सकती है, ठीक है। हालांकि अगर आप किसी दूसरे स्मॉल चार्ज को या किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को इस कैपिटल क्यू चार्ज से थोड़ा दूरी पर रखोगे, तो दूर पर रखने से क्या हो जाएगा? उनके बीच में जो कूलम फोर्स आ रहा है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, बिकॉज कूलम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जैसे जैसे पास लाओगे फोर्स बढ़ेगा, दूर लेकर जाओगे तो फोर्स कम होगा। यहीं से हमें एक बात पता चलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ये एबिलिटी होती है, या आप एक तरीके से कह लो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ये स्ट्रेंथ है कि वो किसी दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो लगा पा रहा है। तो जितना ज़्यादा फोर्स अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम है। और अगर मान लो इस चार्ज को मैं बहुत दूरी पर लेकर जाऊंगा तो क्या होगा? आर की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो कूलम फोर्स की वैल्यू कम होगी। तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बहुत वीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन डिस्टेंस फ्रॉम योर सोर्स चार्ज। तो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होती है, जिसे हम ई बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ई बार। बार साइन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी भैया, तो उसके
पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो अगर मान लो मेरा Q जो चार्ज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने Q चार्ज लिया था वो पॉजिटिव है, तो इसके कारण इसके सराउंडिंग रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी पॉजिटिव होगी, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला था। अब बात करेंगे डायरेक्शन की, तो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताते हैं, तो जैसे अगर आप कोई टेस्ट चार्ज यहाँ रखते हो तो टेस्ट चार्ज पर क्या होगा, ऑब्वियसली एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा। क्यों रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव ही है और हमने जो चार्ज यहाँ पर इमेजिन किया है वो भी पॉजिटिव है। तो ये जो फोर्स लगा, ये फोर्स चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में लगा है। वैसे ही अगर इस Q नॉट को मैं यहाँ पर लेकर आता तो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी जगह पे। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो चार्ज से, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो चार्ज से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं और हमेशा कहते हैं कि भैया जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है दे मूव रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। अब इसी के बजाय अगर मान लो मैं कोई दूसरा एक चार्ज ले लेता, कैपिटल Q ही ले रहा हूँ बट निगेटिव है, तो निगेटिव चार्ज के सराउंडिंग में उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है भैया, इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर अगर मैं टेस्ट चार्ज लेकर आता, ठीक है, देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेकर आए हैं जिसका मैग्नीट्यूड है 1 कूलम, और टेस्ट चार्ज हमेशा कैसे रहता है, पॉजिटिव। आपको याद रखना है टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ऐसा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आए हैं, क्या होगा हम जानते हैं भैया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो उनके बीच का जो कूलम फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो दिस चार्ज विल बी फीलिंग ऑन एन अट्रैक्टिव कूलम्स फोर्स टुवर्ड्स द कैपिटल Q चार्ज। तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्मॉल Q चार्ज रखते थे तो आपको एक अट्रैक्टिव फोर्स ही देखने को मिलता है। इसलिए हम जब डायरेक्शन बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर द नेगेटिव चार्ज, इट इज रेडियली इनवर्ड, इट इज रेडियली इनवर्ड। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेसिकली किस चीज का काम में आती है, वो आती है फोर्स एक्सर्शन के काम में। तो वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है ऑन द गिवन चार्ज विल डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो चलो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, मान लो दिस इज अगेन आई एम टेकिंग अ कैपिटल Q चार्ज और यहाँ से सर्टन डिस्टेंस पर मैं अपना एक टेस्ट चार्ज इमेजिन कर रहा हूँ। टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और यहाँ पर जो Q है, दिस Q कैन बी पॉजिटिव कैन बी निगेटिव। नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें पता है भैया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इन बिटवीन दिस टू चार्जेस वो क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ कैपिटल Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है विच इज ड्यू टू कैपिटल Q चार्ज एक्टिंग अपॉन स्मॉल Q नॉट चार्ज या स्मॉल टेस्ट चार्ज। अब वो जो फोर्स है वो Q नॉट पे लग रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ इस F के नीचे Q नॉट का लेकर आता हूँ। सो ये हो जाएगा कूलम फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो बचा हुआ एक्सप्रेशन होता है K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये देखो दिस कूलम फोर्स एक्टिंग पर यूनिट यूर चार्ज, कौन सा चार्ज, यहाँ पर टेस्ट चार्ज लिया है बट आप टेस्ट चार्ज ना लेते हुए किसी और मैग्नीट्यूड का भी दूसरा अगर चार्ज लेते तो उस पर भी हम लिखते फोर्स एक्टिंग पर यूनिट दैट गिवन चार्ज वुड बी इक्वल टू जो कूलम्स कांस्टेंट है K मल्टीप्लाइड बाय सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टडी करने वाला है वो चार्ज, तो उसका मैग्नीट्यूड हमने लिया है एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज F अपॉन Q नॉट शोज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज बीइंग एक्टिंग अपॉन दिस गिवन चार्ज। अगर डिस्टेंस बढ़ जाता तो भैया स्वाभाविक सी बात है डिस्टेंस बढ़ जाता तो हमारा ये जो फोर्स है फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कम होता, क्योंकि KQ अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू ही कम आ रही है तो कम फोर्स लगेगा एट दी टेस्ट चार्ज या फिर एनी गिवन चार्ज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं F अपॉन Q नॉट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द एबिलिटी ऑफ एक्सर्टिंग
फोर्स अपॉन एनी गिवन चार्ज। ठीक, चलो सो ये हो गया भैया E इज इक्वल टू के कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर एंड दिस विल बी अवर बेस फॉर्मूला। ठीक, अब जैसे मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर मैं इस चार्ज को प्लस क्यू लिखता हूँ, है ना, ये जो हमारा चार्ज है इसे हमने प्लस क्यू लिखा है, टेस्ट चार्ज तो ऑलरेडी प्लस क्यू है, तो जो डायरेक्शन होगी रिपल्सिव फोर्स की वो अलोंग द रेडियस होगी या फिर अलोंग द डिस्टेंस आर होगी, है ना। अब रेडियस में क्यों बोल रहा हूँ, तो इस रेडियस पर आप कहीं पर भी क्यू नॉट रखते तो इतना ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने को मिलती, इसलिए मैंने रेडियस बोला। बट एनीवे इफ सपोज आर इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, तो हम कहेंगे आर को पोजीशन वेक्टर की तरह भी यूज किया जा सकता है। सो पोजीशन ऑफ चार्ज क्यू नॉट, पोजीशन ऑफ चार्ज क्यू नॉट from source charge capital Q can be given by position vector or vector small r, which is actually the distance of separation. Now if capital Q is positive, तो जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है, along the direction of position vector. So I can write this as capital E will be equal to K capital Q upon R square multiplied by यूनिट वेक्टर आर। ठीक, अगर देखो कैपिटल क्यू चार्ज को मैं निगेटिव मान लेता हूँ, सपोज दिस इज माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ से सर्टन आर डिस्टेंस पर हम टेस्ट चार्ज रख रहे हैं, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इस केस में जो कूलम फोर्स आएगा वो कितना आएगा, तो ऑब्वियसली वो आएगा के कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं एफ अपॉन क्यू नॉट लिखता हूँ, सो आई गेट के capital Q upon R square, but F upon Q naught is E, so E is nothing but K capital Q upon R square, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब देखो डायरेक्शन कैसे होगा, तो हम जानते हैं दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये कैपिटल क्यू चार्ज अपनी ओर खींच रहा होगा, जिसके कारण अगर डायरेक्शन के टर्म्स में बात करें तो ये जो पोजिशन वेक्टर है, पोजिशन वेक्टर किसका, टेस्ट चार्ज का विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज, तो पोजिशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ये फोर्स लग रहा था, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी टू विथ रिगार्ड टू पोजीशन वेक्टर। किसकी पोजीशन, टेस्ट चार्ज की पोजीशन, तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर अगर टूवर्ड टेस्ट चार्ज है, इफ पोजीशन वेक्टर इज टूवर्ड्स टेस्ट चार्ज, देख रहे हैं आप लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द या फिर अपोजिट टू दैट ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी के capital Q upon R square and minus of unit vector R. This is how you calculate or find the electric field intensity and their direction. चलेगा, इतना याद रहेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट क्या है, so what is SI यूनिट, तो हम जानते हैं भैया दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट गिवन चार्ज। अगर ये गिवन चार्ज टेस्ट चार्ज है तो मैंने उसको क्यू नॉट लिखा है, आप कोई दूसरा चार्ज भी लिख सकते हो जिसका आपको एक्चुअल वैल्यू पता हो। नाउ फोर्स होता है न्यूटन और क्यू नॉट या फिर किसी भी चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। ठीक, सो आई एम राइटिंग हियर SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। अगर आपको डायमेंशंस पता करने हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आएगा, तो सीधी सी बात है, न्यूटन का होता है m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय चार्ज क्या है, तो हम जानते हैं भैया करंट इज नथिंग बट चार्ज अपॉन टाइम, सो चार्ज इज नथिंग बट करंट इनटू टाइम, तो आई कैन राइट चार्ज एज I1 T1। अब देखो ये T1 जो है ऊपर चले जाएगा तो -1 होगा, और I अगर ऊपर चले जाएगा तो माइनस आएगा, रेसिप्रोकल मतलब उसका जो इन्वर्स होगा पावर का, तो ये हो जाएगा m1 L1 T-3 देन I -1। तो ये हो गया भैया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो हमने दो चीजें समझी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो किसके लिए कैलकुलेट की जाती है, सोर्स चार्ज के लिए कैलकुलेट की जाती है। किस पर एग्जर्ट होती है, इट एग्जर्ट अपॉन एनी गिवन चार्ज, एनी गिवन चार्ज। ठीक है, तीसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला निकल कर आया था वो था फोर्स अपॉन गिवन चार्ज। तो आपने जो भी चार्ज रखा होगा उस पर कितना फोर्स लग रहा है
ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। एंड व्हेन इट कम्स टू फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी कैन राइट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा किसी दूसरे चार्ज का फ्रॉम द सोर्स चार्ज, उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी, और जितना कम डिस्टेंस उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं चाहे कूलम्स फोर्स हो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ, वैसे ही ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इट इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। और इस हिसाब से अगर हम ग्राफ बनाए इन बिटवीन इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, वर्टिकल एक्सिस पर चाहे तो आप फोर्स ले सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रख सकते हो। तो जो ग्राफ कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, वेयर ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले छोटा सा न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं आगे आपको सुपरपोजिशन के केस में, मतलब बहुत सारे अगर किसी पर्टिकुलर स्पेस में चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है उसे समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। A simplified model of hydrogen atom consists of an electron revolving about a proton at a distance of 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. The charge on proton is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Calculate the intensity of electric field due to proton at this distance. तो हमें इलेक्ट्रिक कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, किसकी पूछी है, प्रोटॉन की। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम को थोड़ा सा ड्रॉ करूँ, सो से दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होगा एक न्यूट्रॉन होगा, बट न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसको हम ड्रॉ नहीं करते बैठते हैं, सिर्फ एक प्रोटॉन को ड्रॉ कर रहे हैं। और प्रोटॉन पर भैया कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। इसके सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व हो रहा है, तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये सराउंडिंग में हम मान लेते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो से दिस इज एन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, हमें क्या बोला है, डिस्टेंस देख के रखा है ना, डिस्टेंस ऑफ 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर। तो यहाँ प्रोटॉन के सेंटर से लेकर इलेक्ट्रॉन के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे स्मॉल आर। और इस स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो उन्होंने मेंशन करके रखी है 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। और साथ में प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो भी उन्होंने देकर रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 coulomb, and we have been asked to find the electric field intensity for that proton. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, k टाइम्स ऑफ q। कौन सा q, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो हमारा चार्ज बन गया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। अब देखो ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेटअप है हाइड्रोजन एटम का, ये अगर फ्री स्पेस में है तो जो कूलम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, और प्रोटॉन पर जो चार्ज है ऑलरेडी देकर रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इसकी भी वैल्यू हमें पता है। और जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम प्रोटॉन दैट इज आर, ये भी हमें देकर रखा है। तो चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सो आई कैन राइट हियर दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड of proton will be equal to 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19 and divided by, here it is 5.3 into 10 to the power minus 11 whole square। चलेगा, चलो इसको आगे थोड़ा सा मैं लेकर जा रहा हूँ। तो कैलकुलेशन पार्ट क्या है, that electric field of proton exerting at electron would be 9 into 16 that is 144 which can be 14.4। ठीक है, देखो ये 9 था, 9 इंटू 16 होता है 144, तो हमने एक डेसिमल ऐड कर लिया है। फिर 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर माइनस 19, ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5.3 इंटू 5.3 का स्क्वायर कितना होगा। सो दिस इज 5.3 इंटू 5.3 करके देखते हैं, 95051 26, राइट। 90782, तो क्या आ गया 28.09। सो आई कैन कीप दिस एज ओनली 28 मल्टीप्लाइड बाय
10⁻22, ये -22 ऊपर चला गया तो +22, सो 14.4 डिवाइडेड बाय 29 इंटू ये बचेगा 10⁻12, राइट, यस 10⁻12. If I write this as 144 upon 28, this would be 10⁻11. अब 144 डिवाइडेड बाय 28 करेंगे तो देखो 144 अगर 28 से डिवाइड करता हूँ मैं तो 28 इंटू 5 होगा 140, बचेगा 4, देन इट इज पॉइंट, वी हैव 0, 28 1 जा 28, ठीक है, तो 5.1 मैं ले सकता हूँ, यस, तो 5.1 इंटू 10⁻11 यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम. दिस इज माय फाइनल आंसर. अब चलो आगे बढ़ते हैं. Now we have to see net electric field intensity for a system of charge. अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एक क्यू चार्ज हुआ करता था, फिर हमारे पास एक दूसरा चार्ज हुआ करता था, इनके बीच के डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना इजी था. कैसे कैलकुलेट किया था, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर. अगर किसकी इंटेंसिटी चेक करनी है, कैपिटल क्यू चार्ज की. अगर मान लीजिए स्मॉल क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी होती तो फॉर्मूला हो जाता के इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो इस केस में स्मॉल क्यू हमारा सोर्स चार्ज बन जाता और कैपिटल क्यू जो है वो चार्ज है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम स्टडी करने वाले हैं बिकॉज ऑफ माय सोर्स चार्ज. ठीक है, तो ये सीधे सीधे फॉर्मूले थे. अब क्या होगा, अगर किसी स्पेस में मान लीजिए मल्टीपल चार्जेस है, फॉर एग्जांपल मैं एक चार्ज कंसिडर कर रहा हूँ से क्यू नॉट एक मेरा टेस्ट चार्ज है. टेस्ट चार्ज हमेशा 1 कूलम और पॉजिटिव चार्ज होता है. चलो अब इसके सराउंडिंग या विसिनिटी में हम मल्टीपल चार्जेस इमेजिन कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल से दिस इज अ Q1 चार्ज विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस R1. ठीक है, अब R1 जो है उसे मैं एक वेक्टर बोल सकता हूँ. जब पोजीशन बताई जा रही है Q0 की विथ रिस्पेक्ट टू Q1 तो वो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा कुछ ऐसे. ठीक है, द पोजीशन ऑफ शोइंग Q0 विथ रिस्पेक्ट टू Q1. आई होप आप समझ रहे हैं. फिर हम दूसरा कोई एक चार्ज ले लेते हैं, से मैं Q2 चार्ज ले रहा हूँ एंड Q2 इज ऑल्सो सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम Q0 और उस डिस्टेंस को हम R2 कहते हैं और R2 भी एक पोजीशन वेक्टर है. ठीक है, जो Q0 चार्ज की पोजीशन बता रहा है फ्रॉम Q2. तो ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे यहाँ पे, है ना. एक चार्ज में और इमेजिन कर लेता हूँ. तो लेट्स से दिस इज Q3 चार्ज सिचुएटेड एट डिस्टेंस R3 और एक nth नंबर का चार्ज भी हम इमेजिन कर ही लेते हैं. तो दिस इज से Qn और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम Q0 दैट इज Rn. चलेगा. अब देखो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए मान लो सभी जो चार्जेस है ना, ये Q1 Q2 Qn Q4 और हमारा Q0, ये सारे के सारे हम थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव इमेजिन कर लेते हैं. तो दिस इज पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव. अब सारे चार्जेस हो गए पॉजिटिव. नाउ ध्यान से देखना है फिगर की तरफ. अगर मैं इंडिविजुअल चार्जेस के कारण Q0 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसको स्टडी करूं तो हम देख पाते हैं Q1 Q0 पर रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा और चूंकि Q1 पॉजिटिव था तो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी कंसिडर कर सकते हैं. सो लेट्स से E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सर्टेड बिकॉज ऑफ चार्ज Q1. वैसे ही Q2 चार्ज है तो Q2 चार्ज भी Q0 पे क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में उसके पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सर्ट करेगा. सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम E2 ले लेते हैं और उसकी डायरेक्शन पर्टिकुलरली ऐसी रहेगी. वैसे ही Q3 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो R3 के अलॉन्ग रहेगी और Qn के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो Rn के अलॉन्ग रहेगी. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने सारे चार्जेस के कारण अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सभी चार्जेस एक्सर्ट कर रहे हैं Q0 पे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस Q0 चार्ज पे वो कितनी है, तो उसे आपको अगर सॉल्व करना है तो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस की तरफ जाना पड़ता है. वहां पर हमने देखा था जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मतलब सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस में हमने कूलम फोर्स को अप्लाई किया था. वहां पे क्या हुआ था, नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर चार्ज वाज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्जेस. वैसे ही द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय दैट गिवन चार्ज, अब यहाँ पे कौन सा चार्ज है, वो Q0 चार्ज है, तो मैं कहूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अपॉन
Q naught charge will be the vector sum of electric field due to individual charges। ठीक है, तो इस तरीके से अप टू nth नंबर का जो चार्ज है उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उनका वेक्टर सम होगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत काम का फॉर्मूला है। तो मान लो अगर मैं पहले चार्ज के कारण आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करूँ, सो दैट वुड बी E1। अब E1 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा K देन Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो हमने फिलहाल Q1 और Q0 दोनों ही पॉजिटिव कंसिडर किए थे, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 इज अलोंग द पोजीशन वेक्टर R1। सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज R1 यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। वैसे ही भैया देखो E2 क्या हो जाएगा, दैट वुड बी K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R2 लिख लेंगे। फिर इधर मैं लिखता हूँ, तो E3 क्या हो जाएगा, दैट E3 वुड बी इक्वल टू K Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर R3। एंड वैसे ही अगर मैं अप टू En जाऊँ तो En वुड बी K टाइम्स ऑफ Qn अपॉन Rn का स्क्वायर और Rn एज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमने सारे पॉजिटिव माने थे इसलिए। अगर मैं Q2 को, फॉर एग्जांपल Q2 को निगेटिव मान लेता तो डायरेक्शन में क्या दिखना पड़ता हमें, Q2 Q0 पे अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जर्ट कर रहा था, तो जो डायरेक्शन होती वो माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर R2 हम लिख लेते। एनीवे चलो इस प्रिंसिपल को हम अप्लाई कर रहे हैं, तो जितने भी हमने E1 E2 की वैल्यूज रखी है वो यहाँ पर पुट कर लेते हैं। सो आई कैन से net electric field acting at charge Q0 would be equal to K Q1 divided by R1 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1 प्लस E2 की क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, K इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R2। और ऐसे ही चलते रहेगा अप टू nth नंबर ऑफ चार्ज, दैट इज K Qn अपॉन Rn का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर Rn। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये पूरा कैसे लिख सकते हैं, तो K को मैं कॉमन ले लेता हूं एंड वी गेट Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1 प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R2 डायरेक्शन के लिए, एंड लास्टली Qn अपॉन Rn का स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर Rn। ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। कैसे हो जाएगा ये, दैट वुड बी K एंड आई एम राइटिंग दिस इनटू समेशन का फॉर्म। सो समेशन फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to n एंड आई कैन राइट दिस एज Qi अपॉन Ri का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर Ri। चलेगा, यस। So this is the formula for net electric field acting at given charge। तो इस तरीके से चार्ज के सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है उसका थोड़ा सा हेल्प लेके हमने क्या किया है, स्पेस में अगर कोई पर्टिकुलर चार्ज सराउंडेड है बाय नंबर ऑफ चार्जेस तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम फाइंड कर सकते हैं। साथ ही उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को भी आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन उस डायरेक्शन को कैसे फाइंड करना है उसे मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, चलो अब हम क्या कर लेते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल तो अभी देख लिया, तो इसके सहारे से एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, पहले उसको देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर देता हूँ, मान लो मेरे पास दो चार्जेस है, दिस इज फर्स्ट चार्ज एट पोजीशन ए और एट सम लीनियर डिस्टेंस यहाँ मान लेते हैं एक दूसरा चार्ज है एट पोजीशन बी। जो फर्स्ट चार्ज है वो है से +2 माइक्रोकूलम का और जो दूसरा चार्ज है वो मान लेते हैं से -4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और इनके बीच में हम यहाँ पर एक पॉइंट इमेजिन कर लेते हैं, मान लो ये P पॉइंट है और ये जो P पॉइंट है वो A पोजीशन से 1 मीटर पर है और B पोजीशन पे मान लीजिए वो यहाँ से 2 मीटर पर है। ठीक है, और आपको पूछा जाएगा कि इस P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ दिस टू चार्जेस वो कितनी है। तो आपको क्या पता करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग एट पॉइंट P। हम जानते हैं एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज या फिर चार्ज एट पोजिशन A
प्लस वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट पोजीशन बी, इसको लेकर आना है। तो सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड exerted at point P because of charge at A कैलकुलेट करूँ, तो एज पर मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, K इंटू चार्ज एट पोजिशन A डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन A एंड P उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई क्यू ए, कितना है भैया 2 माइक्रोकुलम, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6 एंड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर होता है 1। सो ये आ गया, कितना आ गया 18 इंटू 10⁻3 यस न्यूटन पर कूलम। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ चार्ज एट पोजीशन ए एक्सर्टेड अपॉन पी 18 इंटू 10⁻3 आ गया। अब हम वैसे ही क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट पोजीशन बी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो दैट वुड बी अगेन क्यू इंटू चार्ज सिचुएटेड एट पोजीशन बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन बी एंड पी उसका स्क्वायर। तो अगेन ये भी हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइक्रोकुलम था, तो 4 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, 4 4 कैंसल। अब आप पूछोगे कि सर ये तो माइनस चार्ज था, बराबर है, तो आपने यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं ना अभी, इसलिए जब मैं समेशन करवाऊंगा उस समय हम डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे, तब हमें माइनस प्लस का सिग्निफिकेंस कंसिडर करना है। फिलहाल सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया, दैट इज 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ चार्ज बी। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे क्लिक लेता हूँ, ठीक है। चलो, तो ई ए हो गया, ई बी हो गया। अब ध्यान देते हैं डायरेक्शन पे। देखो, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पी पॉइंट पे जो पॉजिटिव चार्ज के कारण आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, बराबर है। तो यहाँ पर अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ ए विल बी टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नाउ फिर आते हैं यहाँ पे बी चार्ज पर। तो बी चार्ज के कारण पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी वो कैसे लगेगी, तो ऑब्वियसली ये माइनस चार्ज है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ रिगार्ड टू सोर्स चार्ज बी वुड बी टूवर्ड्स बी चार्ज, बराबर है। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऐसी ही रहेगी, लाइक दिस होगी डायरेक्शन। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोर्स चार्ज बी, और पहले हमने ली थी सोर्स चार्ज ए। नाउ इफ आई नीड टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्टिंग एट पॉइंट पी, तो आप देखोगे पी पॉइंट पर दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लग रही है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का समेशन होगा। सो आई कैन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग एट पॉइंट पी वुड बी इक्वल टू वेक्टर सम अगर हम करें, सो ई ए प्लस ई बी, ई ए प्लस ई बी। भैया ई ए कितना था 18 इंटू 10⁻3, ई बी कितना है 9 इंटू 10⁻3, तो 18 प्लस में 9 लिख लेता हूँ इंटू 10⁻3 कॉमन हो गया। सो ये हो गया 27 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्टिंग एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर आपसे कोई डायरेक्शन पूछे तो देखो सीधी सी बात है, पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव आया है मतलब जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में चलेगा ये, ठीक। ऐसा ही और भी क्वेश्चंस है, जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर एक छोटा सा टॉपिक है प्रैक्टिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये प्रैक्टिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कब यूज होता है, तो जान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पहला टाइप होता है वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो चल रहा होगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलकर निगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। इसको आपको याद रखना है, आगे जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लूंगा ना तो वहाँ पे ये चीज़ रिपीट होगी। ऑलवेज
इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की फील्ड रेडियली इनवर्ड होती है। तो जैसे ही चांस मिलेगा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज मूव टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज और वो नेगेटिव चार्ज पर जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, चलो देखेंगे वैसे बाद में। सो नाउ मान लो आई हैव दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ मी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, जो हमने थोड़ी देर पहले फोर्स लाइंस भी कहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हो, वो पैरेलल ड्रॉ की जाती है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है सेपरेशन का बिटवीन द फील्ड लाइंस वो कांस्टेंट होता है। तो आप देखोगे कि इक्वी डिस्टेंट या इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, जिसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत यह है कि जिस स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, वहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेस्ट चार्ज लाते हो तो वहाँ पर उसको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने को मिलती है। चाहे आप टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, डिस्टेंस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम एक्सपीरियंस करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम एक्सपीरियंस कर रहा है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है एक्टिंग पर यूनिट दैट गिवन चार्ज वुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट द वेरियस पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज। ठीक, अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो ऐसी इक्वली स्पेस्ड नहीं होती है। ठीक है, तो उनके जो स्पेसिंग है उनमें आपको ऐसा वेरिएशन देखने को मिलेगा। नाउ यू कैन सी हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वाइडली स्पेस्ड। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कम है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्राउडेड होती है, फील्ड लाइंस क्राउडेड होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो जैसे थोड़ी देर पहले अगर मैं पॉइंट चार्ज के हिसाब से आपको समझा रहा था, तो हमने क्या किया था, मान लो कोई एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी रहेगी, रेडियली आउटवर्ड रहेगी। देखा था कि नहीं ऐसे? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो रीजन है सराउंडिंग द चार्ज, यहाँ पे काफ़ी पास आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही है, तो ये बहुत क्राउडेड रीजन है। तो इस क्राउडेड रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये जो रीजन है एट दिस डिस्टेंस, ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे से काफ़ी दूर सिचुएटेड है। नाउ यू गेट वेरी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप ये भी तो ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप कोई टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज जिसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रेडियली आउटवर्ड है, तो जितना दूर रहेगा उतना रेडियल डिस्टेंस भी ज़्यादा है, मतलब द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज लार्ज, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड ऑल्सो बी लेस। बट जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और हम देख रहे हैं कि कम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर क्राउडेड इन नेचर। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ये खासियत होगी कि आपके जो स्पेसिंग है इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो वेरी करेगी, और जहाँ पर क्राउडेड रीजन होगा वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, और जहाँ पर ऐसा थोड़ा सा वाइडली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वहाँ पर इंटेंसिटी कम मिलेगी। इतना समझ में आ रहा है? तो ये जो बोला जा रहा है द प्रैक्टिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ अप्लीकेबल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसे कैसे करना है थोड़ा समझ लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर ऐसी मैं एक प्लेट ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो वो किसी कंडक्टिंग मटेरियल से बनी हुई प्लेट है, और उससे एक सर्टेन डिस्टेंस पर मैं दूसरी एक मेटल की प्लेट ले रहा हूँ इस तरीके से, और जो डिस्टेंस है ना बिटवीन दिस टू प्लेट्स, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज स्मॉल डी, चलेगा। अब इन दो प्लेट्स को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ इन दो प्लेट्स को हमने ऐसे बैटरी से कनेक्ट किया है। ये जो पहली प्लेट है उसे मैं प्लेट ए बोल रहा हूँ, दूसरी को प्लेट बी बोल रहा हूँ। प्लेट ए जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच की है, प्लेट बी निगेटिव टर्मिनल से अटैच की है, एंड लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। नाउ अब क्या होगा, ये जो ए प्लेट है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, यहाँ पर कौन से चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। यहाँ पर मैं ऐसे पॉजिटिव चार्जेस भी आपको रेफरेंस के लिए ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। और प्लेट बी पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज, क्योंकि वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। ठीक है, अब हम जानते हैं पॉजिटिव चार्जेस
पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और निगेटिव चार्जेस के कारण एक निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स दी चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसा सेटअप है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ जाएगी इस तरीके से। ठीक, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लीजिए मैं ई से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चलेगा इतना। अब देखो ये जो दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हुई है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कैसी होती है? यूनिफॉर्म। अब इसको क्यों यूनिफॉर्म बोलते हैं, ये हम जब प्लेन शीट वगैरह पढ़ेंगे ना आगे, तब आपको समझ में आएगा कि यूनिफॉर्म ही क्यों होती है। बट अभी फिलहाल मान लो एज दीज आर टू different plates which are separated by some distance d having opposite charges on each, then there is a formation of electric field which is flowing across this distance small d from positive plate to negative plate and this field is uniform in nature। चलेगा। अब देखो यहाँ पर हमने ये जो बैटरी अटैच की है इसका काम क्या है, तो ये बैटरी क्या करती है, चार्जेस पर फोर्स लगाती है और फोर्स लगाकर उन चार्जेस को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लेकर जाती है। बराबर है। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर मैं उसको जनरली बोलूँ तो वो होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, ये वर्क डन किस पर हो रहा है, सर्टन अमाउंट ऑफ चार्ज पर हो रहा है। मान लो मैं स्मॉल क्यू चार्ज को मूव करवा रहा हूँ फ्रॉम दिस पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के प्लेट ए तक, तो प्लेट ए पर टोटल कितना चार्ज डिपॉजिट हुआ है, स्मॉल क्यू चार्ज डिपॉजिट हुआ है, और इसे करने के लिए सर्टन वर्क डन किया होगा। तो क्या यहाँ से वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू चार्ज में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। सो दिस वर्क डन इज नथिंग बट वी विच इज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, एंड चार्ज को हमने स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया है। सो माई वर्क डन इज v इंटू स्मॉल क्यू। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करता हूं, ये जो क्यू चार्ज था उतना ही एक दूसरा आइडेंटिकल चार्ज इस प्लेट बी के पास रखता हूं और इसे मैं चाहता हूं कि ये प्लेट बी से प्लेट ई की तरफ मूव हो जाए। अब आपको पता है क्यू जो चार्ज है वही चार्ज प्लेट ए पर भी है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली हमने जो दूसरा चार्ज लेना है वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस बी प्लेट से ए प्लेट की तरफ आ पाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिपल्सिव एक्शन जनरेट करेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इस स्मॉल चार्ज को यहाँ पर मैं ड्रॉ कर ही लेता हूँ, सपोज दिस इज अ चार्ज क्यू, तो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल ट्राई टू मूव दिस स्मॉल क्यू चार्ज अवे, बट आई नीड टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए, और उसके लिए मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना है, डी डिस्टेंस कवर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्यू चार्ज पर फोर्स लगा लेता हूँ। तो आई विल बी अप्लाइंग सम फोर्स, ध्यान से समझना, आई विल बी अप्लाइंग सम फोर्स एफ सो दैट this particular charge will move from plate B up to plate A। तो इसके लिए जो हम वर्क डन कर रहे हैं, देखो वर्क डन टू मूव अ चार्ज Q, और इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है जितने चार्ज को बैटरी ने मूव करवाया था इन ऑर्डर टू डिपॉजिट अपॉन द प्लेट्स। नाउ ध्यान से समझो, here in this case work done would be equal to F into displacement, that is force into displacement। तो force तो भैया मैं F लगाऊंगा, displacement कितना हो रहा है, small d, तो प्लेट B से प्लेट A तक small d displacement करवा लिया। तो this is my equation number 2। अब देखो ये जो equation 1 में वर्क डन है वो किसने किया था, बैटरी ने। तो बैटरी ने क्या किया, बैटरी हैड अप्लाइड सम फोर्स इन ऑर्डर टू मूव दिस स्मॉल क्यू चार्ज अप टू दिस प्लेट, और यहाँ पर उतने ही मैग्नीट्यूड वाले चार्ज को अगर मुझे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना है तो जो एक्सटर्नल फोर्स में लगाऊंगा वो फोर्स और बैटरी द्वारा लगाया हुआ फोर्स नियरली सेम होनी चाहिए, है ना। हम जानते हैं कि जब तक ये फोर्स जो हमने एक्सटर्नली लगाया है अगर ये मैग्नीट्यूड में कम रहेगा किसके फोर्स के कंपैरिजन में, बैटरी वाले फोर्स के कंपैरिजन में, तो कभी भी दिस फोर्स विल नॉट बी सफिशिएंट टू मूव दिस स्मॉल चार्ज क्यू फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए। तो ये फोर्स क्यू पर जो लग रहा है वो फोर्स और बैटरी वाला फोर्स दोनों सेम है,
तो यहाँ पर आप देखोगे इसलिए जो वर्क डन हमें इक्वेशन 1 में मिला है और वर्क डन जो इक्वेशन 2 में मिला है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व जस्ट बाय ऑब्जर्विंग इक्वेशन नंबर 2 and equation number 1 I can equate them. So equate equation 1 and equation 2. तो क्या मैं लिख सकता हूं भैया, F इंटू डी इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। अब हम जानते हैं F अपॉन क्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय डिस्टेंस D। अब हम लोग जानते हैं F अपॉन क्यू इज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहीं से एक रिलेशन बनकर आया, देखो ध्यान से, यहीं से एक रिलेशन बनकर आया, यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन प्लेट स्मॉल d। तो ये जो डेफिनेशन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ये भी वाइडली एक्सेप्टेड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन बिटवीन द टू प्लेट्स टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और एक यूनिट बन जाएगा दैट इज वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर भी एक यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो भैया अब तक हमारे पास क्या हो गए, 2 यूनिट हो गए। तो एक तो यूनिट था ऐसा यूनिट दैट वाज न्यूटन पर कूलम, और दूसरा जो यूनिट है वो है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये 2 पर्टिकुलर यूनिट्स है। चलो अब हम क्या करते हैं, जो हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल मेथड पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया है, gap between two electrodes of a spark plug used in an automobile engine is 1.25 mm। तो ऑटोमोबाइल इंजन में एक स्पार्क प्लग कैसे होता है, तो आपने देखा होगा जनरली जो आपका इंजन होता है ना गाड़ी का, 2 व्हीलर में खास करके देखा होगा, तो उसके ऊपर एक छोटा सा स्पार्क प्लग लगा होता है। आप जब गाड़ी की सर्विसिंग करते हो ना, तो जो मैकेनिक है वो स्पार्क प्लग को क्लीन करता है। तो अगर आप देखोगे तो कैसे दिखता है वो स्पार्क प्लग, तो यहाँ पर मैं एक रफली ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ। तो इस तरीके से ना उसका स्ट्रक्चर होता है, आप देखोगे कभी तो क्लोजली ऑब्जर्व करना कि यहाँ पर ऐसा बेस होता है, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर थ्रेड्स होते हैं और फिर नीचे वायर से उसको बैटरी से अटैच किया जाता है। तो यहाँ पे बोला है गैप बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड ऑफ अ स्पार्क प्लग यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंजन इज 1.25 mm। तो यहाँ पर देखो ये एक इलेक्ट्रोड हो गया और ये दूसरा प्लेट जो है ना ये एक इलेक्ट्रोड का काम करती है, और इनके बीच का जो गैप है वो उन्होंने देकर रखा है 1.25 mm। सो दिस गैप, इसको अगर मैं स्मॉल डी लिखता हूँ, सो दिस इज गिवन एज 1.25 mm दैट इज 10 to the power -3, ये हो गया मीटर। फिर उन्होंने बोला है इफ द पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द गैप। तो ये जो वायर्स होते हैं ना, इन वायर्स को अगर आपने किसी बैटरी से अटैच कर दिया, मान लो इस तरीके से कोई बैटरी से अटैच कर दिया, तो कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है, जिसके कारण एक टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्जेस और दूसरे टर्मिनल पर क्या होंगे, निगेटिव चार्जेस डेवलप होंगे। इसके कारण होता क्या है, जब बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है ना चार्ज का, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर, मतलब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर जंप करते हैं और इस जंपिंग के दौरान स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो उन्होंने कहा है इफ द पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द गैप व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो इस इलेक्ट्रोड के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मान लो यहाँ से यहाँ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास हो रही है, सो वी कैन कैलकुलेट E is equal to V by D. E is equal to V by D. V is 20, D is 1.25 into 10 to the power -3। तो भैया 10 to the power -3 ऊपर चले जाएगा, that would be 20 into 10 to the power 3 divided by 1.25। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा E is equal to, इसको मैं लिख लेता हूँ, देखो if I write this as 200 then this would be 10 to the power 2, yes, और इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ 1.25, इसको लिख लेते हैं 125, सो दैट इज 10 टू द पावर -2। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 125। तो 125 करके दिख दीजिए ना, तो 200 दिस इज 125, 125 बन जा 125, दिस वुड बी 75, राइट, यस 75, देन 0.0, दिस इज 125 इंटू, इफ आई मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 into 5 is 30, 0 this 3, 6 2 are 12 plus 3 is 15,
5, देन वी हैव 1, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, 750, तो ये हो गया भैया 1.6। तो आपका जो आंसर होगा क्या आ जाएगा वो 1.6 इंटू 10⁴, एंड दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो प्रैक्टिकल मेथड जो है ना, ये हमें 12th में काम में आने वाली है, याद रखना। वी विल बी यूजिंग दिस मेथड फॉर फ्यू डेरिवेशंस। चलेगा। नाउ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को देखकर लेक्चर को एंड कर देंगे। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। ये क्वेश्चन अगर हमें बन गया तो आपके जो सीईटी के क्वेश्चन है वो भी आपको इजी लगने लगेंगे। चलो देख लेते हैं क्या दिया है। 3 point charges are placed at the vertices of right isosceles triangle as shown in figure. What is the magnitude and direction of resultant electric field at a point which is the midpoint of its hypotenuse? तो देखो ध्यान से समझो, ये जो फिगर है ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल उन्होंने कहा है, जिसमें अगर आप देख रहे हो लेंथ ए बी और लेंथ बी सी सेम है विच इज 5 सेंटीमीटर। ठीक, फिर यहाँ पे ए सी जो है वो हाइपोटेनियस है। इस हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट है वो है पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है बिकॉज ऑफ चार्ज एट पॉइंट बी, चार्ज एट पॉइंट सी एंड चार्ज एट पॉइंट ए। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं चार्ज एट पॉइंट ए देखूँ तो वो प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आती है। तो इसका मतलब है पी पॉइंट को वो ऐसा रिपेल करने की कोशिश करेगा। इसलिए आप देखोगे तो डायग्राम में जो पी पॉइंट से दूर जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताई है ना, ई ए की, मतलब ए पॉइंट से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका ये प्रॉपर डायरेक्शन उन्होंने शो किया है। वैसे ही ये 10 माइक्रोकूलम वाला सी पर जो चार्ज है उसके कारण पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी अवे जाती हुई दिखेगी, रेडियली आउटवर्ड जाती हुई दिखेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं ना भैया, ये जो ई सी है इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ चार्ज एट पॉइंट सी, बराबर है। नाउ इफ यू सी केयरफुली, 10 माइक्रोकूलम चार्ज सी पे भी है, 10 माइक्रोकूलम चार्ज ए पे भी है, तो इनके जो अपने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट पॉइंट पी, वहां पर इन दो चार्जेस के कारण आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को क्या कर लेगी, कैंसिल कर लेगी। तो बचता क्या है, बी पर जो चार्ज है ना 2 माइक्रोकूलम, वही है जो इस पी पॉइंट पर क्या एग्जर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एग्जर्ट करेगा, जिसे उन्होंने ईबी से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट पी वो सिर्फ बी के कारण आने वाली है, और उसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, सबसे पहले तो ले लेते हैं, इट इज अ वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सी। लेकिन मैं लिख रहा हूँ एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए विल बी minus of electric field intensity at C because they have same magnitude but the direction of electric field intensity would be definitely opposite, therefore EA and EC will be directly cancelled out. So I can write therefore net electric field intensity at point P will be equal to electric field intensity because of charge at position B. अब देखो बी पोजीशन पे जो चार्ज है, अब वो मेरा सोर्स चार्ज हुआ, तो जो फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो क्या आएगा, दैट वुड बी के टाइम्स ऑफ +2 माइक्रोकूलम, सो दैट वुड बी 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है भैया, डिस्टेंस बीपी, सो बीपी का स्क्वायर। ठीक, सो यही होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं और अगर डायरेक्शन की बात करूं तो यूनिट वेक्टर बीपी का जो डिस्टेंस है वही हमारा डायरेक्शन होगा। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं पहले, सो दैट वुड बी के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10⁻6 एंड डिवाइडेड बाय बीपी का स्क्वायर। अब हमें बीपी पहले फाइंड करना है, तो बीपी कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो ध्यान से देखो, इस फिगर को देखो। जब कभी, ध्यान से देखना, जब कभी आपको आइसोस्केल ट्रायंगल दिया जाएगा और राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाएगा, उस केस में
हाइपोटेनियस को जब आप डिवाइड करते हो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल में अगर आप वर्टाइसिस से क्या कर रहे हो, एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, तो ये बाइसेक्टर जो होता है ये हमारे हाइपोटेनियस को दो हिस्सों में बांट देता है। तो जो एक हिस्सा है इसका, इसकी जो भी लेंथ होगी वही लेंथ इस बाइसेक्टर की भी होती है। आ रही है बात समझ में? द लेंथ ऑफ हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस वुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस बाइसेक्टर इफ माई ट्रायंगल इज आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ज्योमेट्री के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो मान लो मैंने ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है, ठीक है, दिस इज लेंथ एल, दिस इज लेंथ एल। तो हम क्या कर लेते हैं, इनके अपोजिट डायरेक्शन में भी दो लाइंस को ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस हैज बिकम अ स्क्वायर। तो ये भी हो गया भैया लेंथ, ये भी हो गया लेंथ। अब अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो हमने इस बाइसेक्टर को ऐसे ड्रॉ किया था, ये था ना हमारा पी पॉइंट। तो ये जो बाइसेक्टर है, दिस बाइसेक्टर, दिस इज अनदर डायगोनल, दिस इज अनदर डायगोनल फॉर दिस स्क्वायर। अब इस डायगोनल की जो लेंथ होगी वही लेंथ इस डायगोनल की भी होगी, और ये जो हाफ लेंथ होगी ना डायगोनल की, वही हाफ लेंथ यहाँ पे भी होगी। इसलिए मैंने बोला था द लेंथ से ए पी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू बी पी। ये प्रॉपर्टी है ऐसी। इतना समझ में आ गया? अब देखो, इन्होंने जो लेंथ की वैल्यू देकर रखी है वो दी कर रखी है 5 सेंटीमीटर, बराबर है। ये जो हाइपोटेनियस है, इस हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट वुड बी 5√2। आई कैन राइट दिस एज से ए सी, ये ए है, ये बी है और ए सी है, तो ए सी इज इक्वल टू 5√2। कैसे आया? तो हम जानते हैं ना भैया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ साइड स्क्वायर। सो साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। सो यहाँ पर हाइपोटेनियस था ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इज ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हुआ होगा। ए बी 5 दिया है, बी सी भी 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये था ए सी का स्क्वायर, तो ए सी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 5 का स्क्वायर, एंड दैट वुड बी 5√2। दिस इज माई ए सी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख लिया था। तो आप चाहो तो इसको नोट डाउन करके रख लो, या फिर नहीं भी किया तो भी इजी है समझने को, समझ में आ जाता है। चलो इतना हो गया। नाउ जो बीपी है, बीपी इज एसी का हाफ, ठीक, बीपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, या फिर आप ऐसे लिख लो, ये जो एपी है, दिस एपी इज एग्जैक्टली इक्वल टू बीपी एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू एसी बाय 2। तो भैया एसी की वैल्यू थी 5√2 डिवाइडेड बाय 2, तो फाइनल आंसर आ गया 5/√2। ठीक है, सो बीपी डायरेक्टली लिख लेता हूँ, बीपी इज 5/√2 सेंटीमीटर। ठीक, तो चलो अब सॉल्व करते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। तो दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज था हमारा 2 माइक्रोकूलम, यस, सो 2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय बीपी इज 5/√2 इंटू 10⁻², क्योंकि वो डिस्टेंस सेंटीमीटर में था तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करके स्क्वायर ले रहे हैं। तो चलो ये हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 इज 18, 18 इंटू 10⁻3 ऊपर बचा है, नीचे क्या बचा है, 5 का स्क्वायर इज 25 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻4। भैया -4 ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा +4, 2 भी ऊपर चले जाएगा, सो 18 इंटू 2 इज 36 डिवाइडेड बाय 25 इंटू बचा है 10⁻7। अब 36 को 25 से डिवाइड करो, क्या है आंसर, 36 डिवाइडेड बाय 25, so 25 1 जा 25, then how much we had 11, बराबर है 11, then I am taking point, this is 110, so 25 into 4 is 100, so ये आ जाएगा 1.4 समथिंग, तो 1.4 इंटू 10⁻7, और यूनिट क्या होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आएगा न्यूटन पर कूलम, या फिर आप इसको वोल्ट पर मीटर लिख सकते हो, बट न्यूटन पर कूलम इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग।
ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। और अगर आपसे पूछेंगे डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट वुड बी एट 45 डिग्री, इट वुड बी एट 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक, इसके अलावा भी अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना है तो और भी बहुत अच्छा वे है। कैसे है देखो, यहाँ पर मैं ऐसा उस ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और दिस वॉज माई पॉइंट बी, दिस वॉज पॉइंट ए एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट सी। तो यहाँ पर बी ए और बी सी को मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह लेता हूँ। सो दिस इज वेक्टर बी ए, वेक्टर ए बी लिख लेते हैं, एंड दिस इज वेक्टर सी बी, क्योंकि सी की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बी और ए की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बी हम ले रहे हैं। तो इस तरीके के इनके जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है वो भी क्लियर हो गई। और हमें पी पॉइंट की पोजीशन चेक करना है, मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कौन सा वेक्टर चेक करना है, मान लो बीपी जो वेक्टर है या पीबी जो भी वेक्टर है, उनकी डायरेक्शन पता करनी है विथ रिस्पेक्ट टू एनी वन वेक्टर। तो यहाँ पर मैं अल्फा लिख लेता हूँ, अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ बीपी विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए बी, चलेगा। अब देखो हम लोग जानते हैं वेक्टर सी बी और वेक्टर ए बी के बीच का जो एंगल है थीटा, वो कितना है 90 डिग्री। और हमें पता है जब आप डायरेक्शन निकालते हो किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का, तो वो आता है tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, अब देखो ये अल्फा जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, तो हम इस वेक्टर को नहीं ले सकते हैं। अलग दूसरा जो वेक्टर है जिसके साथ अल्फा एंगल नहीं है वो कौन सा है, सी बी वेक्टर, तो उसके मैग्नीट्यूड को ऊपर रखेंगे, दैट इज सी बी इंटू साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, दैट वाज 90 डिग्री, ओके, डिवाइडेड बाय अगेन ए बी प्लस सी बी इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। अब देखो साइन 90 जो है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, सो ऊपर बचा सिर्फ सी बी, दिस इज सी बी डिवाइडेड बाय ए बी प्लस कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो कुछ बचा ही नहीं, 0 हट गया। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सी बी अपॉन ए बी, और ये क्या था भैया टैन अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, नाउ सी बी की भी वैल्यू 5 है, ए बी की भी वैल्यू 5 है, 5 5 कट हो गया 1, और टैन इनवर्स ऑफ 1 जो है वो कौन सी थीटा के लिए अल्फा के लिए आता है, तो अल्फा शुड बी 45 डिग्री। तो ये जो है ना बराबर 45 डिग्री निकल कर आया, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना आपको कि बीपी जो होगा वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर ही इंक्लाइंड होगा। और वैसे भी देखा जाए तो ये हाइपोटेनियस को क्या है बीच में बाइसेक्ट कर रहा है, और हमने देखा था ये जो बी है बीपी, ये भी हाइपोटेनियस का ही सॉरी डायगोनल का ही पार्ट है, बराबर है। तो डायगोनल जो होगा वो बराबर 45 डिग्री पे ही आएगा किसी भी स्क्वायर के लिए, चलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, इजी क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को देख लेते हैं, उससे रिलेटेड जो 2-4 प्रॉपर्टीज़ है उनको स्टडी करेंगे, एंड देन वी विल स्टॉप, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट है, देख लो क्या है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या होती है, तो थोड़ी देर पहले हमने जब कोई चार्ज ड्रॉ किया था, अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने क्या किया था उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उन्हें रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इसे ड्रॉ करके बताया था। और अगर मैं निगेटिव चार्ज ले रहा हूँ तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उन्हें रेडियली इनवर्ड ड्रॉ करके बताया था। और मैंने ये भी कहा था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड बताते हैं। नॉन यूनिफॉर्म अगर है तो आप चाहो तो उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो कम ज़्यादा किसी भी पॉइंट पर दिखा सकते हो। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए, उसके नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए, उसके इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जैसे मैंने बोला था वैसे। अब एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या नेचर में दिखती है, नहीं, ये हमारे कन्वीनियंसी के लिए है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या जिसको हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं, क्यों इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में तो फोर्स भी रहेगा, बराबर है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दे आर बेसिकली इमेजिनरी कर्व्स। लेकिन इस कर्व की एक खासियत है, कौन सी खासियत है, कि इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो अगर मान लो इस तरीके से मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो यहाँ देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर अगर मैं इसको ए पॉइंट बोलता हूँ, तो टेंजेंट ड्रॉन टू पॉइंट ए, टेंजेंट ड्रॉन टू पॉइंट ए विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। तो यहाँ पर जो फिलहाल डायरेक्शन है वो नियर नॉर्थ है।
यहाँ देखिए, यहाँ अगर टेंजेंट निकालता हूँ तो हो सकता है कि ईस्टवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही है, फिर यहाँ पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वगैरह। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट फॉर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर, दे आर imaginary curves, imaginary curves such that tangent drawn at any point of which, such that tangent drawn at any point of which gives the direction of electric field at that point, gives the direction of electric field at that। चलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड जो हमें पता होने चाहिए, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रेफरेंस के लिए हमें इसका यूज हो। सबसे पहले अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कहा है टेंजेंट ड्रॉन एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। दूसरा क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट गिवन पॉइंट। देखो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाई है, फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखाई है। उसमें जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती है वहां पर हम बोल सकते हैं द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज लार्ज, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स जनरेट होता है किसी पर्टिकुलर चार्ज पर वो भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी स्ट्रांग होगी इस पॉइंट पे। सो द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंडिकेट स्ट्रेंथ, ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा स्ट्रेंथ, ठीक है। कम डेंसिटी कम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डायरेक्टेड आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज विच वी हैव ऑलरेडी सीन। देन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स जीरो। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला दिखा था विच इज के से कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नाउ अगर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस बढ़ते जाएगा, मतलब आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और आर को अगर मैं इन्फिनाइट मान लूँ, सो आर की वैल्यू अगर इन्फाइनाइट है तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी हो गया, एंड एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज जीरो। सो वी कैन से भैया एट इन्फिनिटी ओनली द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। वैसे ही देखो हमने समझा था ग्रेविटेशन में जो अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड है या किसी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उसकी इंटेंसिटी कहाँ पे जीरो होती है, एट इन्फिनिटी। तो चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, सबकी अपनी जो इंटेंसिटी है वो जीरो होगी एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट, if opposite charges are placed nearby the lines of force or electric field lines, they originated from positively charged objects and terminates on निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज ऐसे आपने सर्टन विसिनिटी में रखे होंगे तो जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, दोज विल बी मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड फॉर निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और वो हमेशा कहाँ पर जाके टर्मिनेट होती है या ख़त्म हो जाती है, वो निगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाती है। दूसरी एक चीज़ आपको नोटिस करना है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आगे गई, फील्ड लाइंस आगे गई, तो निगेटिव चार्ज से जाकर वो फिर से वापस नहीं आती, वो लूप नहीं बनाती है, तो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। तो क्लोज लूप नहीं बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अभी डिस्कस किया। देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखो ये एक चार्ज की मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी पास हो रही है, तो दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इसे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अगर मान लो उन्होंने इंटरसेक्ट कर लिया, मैं इस पॉइंट को पी पॉइंट कहता हूँ, अगर मैं पी पॉइंट को टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे दो टेंजेंट पॉसिबल है, और दो टेंजेंट पॉसिबल होंगे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल होगी। अब ये जो पी पॉइंट है, ध्यान से देखो, ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर मान लो मैंने ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किया, तो सिर्फ पॉइंट के पर्सपेक्टिव सोचो, उसके लिए थोड़ी पता है कि जो टेंजेंट ड्रॉ किया है वो किस फील्ड का है या किस फील्ड लाइन का टेंजेंट है। तो वो कहेगा भैया चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, मान लेते हैं, लेकिन वहां पे दूसरी भी तो पॉसिबिलिटी है, और दो पॉसिबिलिटी एक पॉइंट के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी एज पर क्रूड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसलिए
हम नहीं कह सकते कि दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी इंटरसेक्ट होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। दूसरी एक और चीज है, वो भी इंटरेस्टिंग है। देखो, अगर मान लो दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली ऐसे आउटवर्ड होंगी, पहले की भी और दूसरे की भी। ठीक, अब आपको लगता होगा कि ये जो पॉजिटिव, ये जो फील्ड लाइंस है, यहाँ पे देखिए, ये जो फील्ड लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो ऐसे आगे जाएगी तो, और ये भी आगे जाएगी। ठीक, और उनका इंटरसेक्शन का स्कोप है, ऐसा हमें लगता है। बट होता क्या है, बिकॉज these two charges are like in nature, they will have force of repulsion between them। और ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण आता है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव है। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर है, इसका मतलब उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है वो भी एक दूसरे को रिपेल ही करती है। और उनके रिपल्शन को अगर आपको बताना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आपको ऐसी रिपेल होते हुए दिखानी पड़ेगी, ऐसी एक दूसरे से रिपेल होते हुए जा रही है, एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इवन दो अगर दो निगेटिव चार्जेस होंगे ना, तभी उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रिपेलिंग नेचर की होगी। देखो यहाँ पे बताया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस शो रिपल्शन। तो जब रिपल्शन हो रहा है तो कैसे भैया इंटरसेक्ट हो सकती है दो फील्ड लाइंस, है ना। और अगर मान लो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ से पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी और निगेटिव पे खत्म हो जाएगी, वहाँ पे तो इंटरसेक्शन का कोई स्कोप है ही नहीं। तो जैसे मैंने कहा, इफ़ वी हैव टू पॉजिटिव चार्जेस, उनकी कुछ रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हम दिखा सकते हैं। और अगर दो निगेटिव चार्जेस हैं तो उस केस में जो फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ ऐसी आप दिखा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इंटरसेक्शन कभी नहीं होगा, उनके बीच में इंटरसेक्शन कभी नहीं होगा। नेक्स्ट, for uniform electric field, distance between electric field lines will always be constant and these electric field lines are parallel and equally spaced। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा, इक्वी डिस्टेंट रहेंगी पैरेलल लाइंस के फॉर्म में। और ये जब आगे बढ़ेगी तो आपको देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन डेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो आगे जाके ऐसे पास पास या दूर दूर नहीं जाएगी, कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करके चलेगी, अगर वो कौन सी फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो यहाँ पर क्या देखोगे आप, कहीं पर जाके जो डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो चेंज हो रही है, तो कहीं पर वो क्राउडेड है, कहीं पर वो थोड़ी वाइडली स्पेस्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड इन अ रीजन वेयर द इंटेंसिटी इज लार्ज एंड ये पॉसिबल है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की केस में। तो जो पी पॉइंट है ना, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर टू पॉइंट क्यू। नेक्स्ट, the magnitude of electric field intensity is proportional to the number of force line passing through unit area when the surface is held perpendicular। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर इसका काम आएगा। ये कहना क्या चाहता है, इट इज सेइंग, देखो दिस इज सेइंग, मान लो मेरे पास इस तरीके से एक एरिया है, ठीक है, और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं ऐसे पास करवा रहा हूँ। अब किसी भी एरिया से देखो, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी ना उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी मैक्सिमम इफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया। और अगर एरिया से बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, जो क्राउडेड रीजन था जहाँ पर लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उनकी डेंसिटी बढ़ गई थी, तो वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बढ़ती है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन 11th नंबर का पॉइंट क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो बट इट कैन पास थ्रू इंसुलेटर। अब ध्यान से समझो, अगर ये ब्लॉक है, ये कंडक्टिंग मटेरियल से बना है, तो जैसे ही एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो ये पॉजिटिव चार्ज से तो कहीं तो आ रही होगी, और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेटल के ब्लॉक पर या कंडक्टर सरफेस पर आएगी, तो वो क्या कर लेगी, इस पर्टिकुलर मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि मेटल जो है या कोई कंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जैसे ही इस सरफेस पर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव चार्ज से निकल कर आई थी वो इस निगेटिव चार्ज पर आके ख़त्म हो जाएगी। जब वो ख़त्म ही हो जाएगी तो क्या इस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने का कोई सवाल है क्या?
बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मटेरियल होता है अगर वो कंडक्टिंग मीडियम है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती। इसका एक और रीज़न होता है पोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। जब हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे, तब मैं आपको वो रीज़न समझा के दूंगा कि क्यों किसी पर्टिकुलर मेटल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पास होती। अब आपको इंफॉर्मेशन के तौर पर इतना याद रख लेना है, हमने इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को पढ़ा था, बराबर है एप्सिलॉन। मैंने कहा था कि जितना एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा रहेगी उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर मटेरियल से पास होगी। जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। सो बिकॉज ऑफ लार्ज और इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, द रेजिस्टेंस फॉर द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वुड ऑल्सो बी इनफाइनाइट, एंड दैट इज वाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण इट विल नॉट बी एबल टू पास थ्रू इनसाइड ऑफ दिस कंडक्टिंग मीडियम। बट अगर आपके पास कोई इंसुलेटर से बना हुआ मटेरियल है जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भी बोलते हैं, तो वो अलाउ करते हैं पैसेज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। कैसे करते हैं कैपेसिटेंस में देखेंगे। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखो कोई ऐसा कंडक्टर ले रहे हो, ठीक, देखो ये ऐसा कंडक्टर है, यहाँ पर हमने कुछ चार्जेस इमेजिन कर लिए हैं। तो कंडक्टर पे क्या होगा, इनसाइड तो वैसे भी कोई चार्ज रहता नहीं है, सारे चार्ज सरफेस पे रहते हैं। और हम जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाते हैं ना, इन्हें आपको परपेंडिकुलर दिखाना होता है सरफेस को। अगर आपने परपेंडिकुलर नहीं दिखाया, मान लो मैंने यहाँ पर एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके बता दिया, अब क्या होगा, दिस विल मेक सम एंगल विद द सरफेस, सो आई कैन रिजॉल्व इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग दिस सरफेस लाइक दिस। ऐसे में रिजॉल्व कर लूंगा, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, तो ई कॉस थीटा जब, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ई कॉस थीटा जब ऐसे मूव होगा, सो इट विल रिपेल दिस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज। तो रिपेल करने के कारण ये जो चार्ज है ये ऐसा मूव होने लगेगा अलॉन्ग द सरफेस। फिर इस चार्ज की भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लाइंड है तो वो क्या करेगा, इस चार्ज को मूव करवाएगा, ये इस चार्ज को, और हर चार्ज जो है ऐसे मूव करने लगेंगे। तो क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बचेगा? नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम देखते हैं चार्जेस जो है वो रेस्ट में होते हैं, और एक्चुअली किसी सरफेस पर अगर आप चार्ज रखते हो तो वो रेस्ट में ही होते हैं। और ये रेस्ट में होना तभी पॉसिबल होगा ना जब उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर होगी सरफेस को। अब परपेंडिकुलर होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो ध्यान से यहाँ पे, ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल कर दिखाई है ये परपेंडिकुलरली ऊपर जा रही है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो होगा थीटा 90 डिग्री पे। सो इफ आई राइट दिस एज ई कॉस ऑफ 90, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। इट मीन्स इट कैन नॉट हैव अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच कैन अफेक्ट और विच कैन रिपेल दी नेबरिंग चार्ज। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है तो सारे जो चार्जेस है वो अपने अपने जगह पे स्टेबली ऐसे रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दैट इज द रीजन। देन यहाँ पे क्या है, द लाइंस ऑफ फोर्स लीव द और टर्मिनेट ऑन अ सरफेस नॉर्मली। मतलब अगर पॉजिटिव चार्जेस है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स है, दे विल लीव द टर्मिनल नॉर्मली। और इफ द चार्जेस आर नेगेटिव, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वुड बी एक्टिंग या फिर डायरेक्शन ऑफ देम वुड बी इनवर्ड एंड स्टिल दे वुड बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक, या फिर सरफेस। चलो, तो इतना हमने देख लिया है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें सीईटी के क्वेश्चंस कवर करेंगे और आगे की भी जो टॉपिक है उन्हें भी समझेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।